बदलने की बात करते हैं तो हमारे साथी जो हैं साबिक हुक्मरान मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। हम कहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं 2023 का इंतखाब फेयर एंड फ्री हो जाए। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेश हो जाएं। आपके अंदर जो दो बयानिए चल रहे हैं, बीडीएम अब अमलन खत्म हो गई, आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि बीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक बीडीएम में थी उसमें जान थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके दमाद के वोट लेने पड़ रहे थे। ये हुकूमत अगर मुस्लिम लीग मान जाती तो उसके फौरी बाद पंजाब में अदम एतमाद होता और ये हुकूमतें फारग हो जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को बुलाने का फैसला किया है और इस हवाले से समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दी गई है। गवर्नमेंट की जानिब से तमाम अरकान पार्लियामेंट की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है और वफाकी वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मुश्तरका इजलास में कुलभूषण जाधव केस, इलेक्शन रिफॉर्म्स, EVMs, लॉ रिफॉर्म्स और इदारा जाते इस्लाहात समेत तारीखी कानून साजी की जाएगी। ज़राए के हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने मुश्तरका इजलास के लिए अपोजिशन के अरकान से खुफिया राब्ते भी शुरू कर दिए हैं और कानून साजी पर हिमायत मांगी जा रही है। ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट कानून साजी को आसान बनाने और ऐवान में अपने वोटों की तादाद बढ़ाने के लिए चंद अपोजिशन अरकान को ऐवान से गैर हाजिर रखने की कोशिश कर रही है। इससे पहले गवर्नमेंट की यही प्रैक्टिस फैटफ बिल की मंजूरी के मौके पर भी देखने में आई थी। गवर्नमेंट का रास्ता रोकने के लिए पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं इस वक्त, जो नज़र आ रहा है। और आज पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जमातों की लॉ कमेटी का इजलास भी हुआ जिसमें गवर्नमेंट को टफ टाइम देने का फैसला किया गया और साथ ही ये दावा किया गया है कि गवर्नमेंट के तमाम साजिशी मंसूबे नाकाम बनाए जाएंगे। इसी हवाले से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। ब्रिगेड साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, आपके ख्याल में जिस तरह से मुश्तरका अपोजिशन का पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया गया है, हुकूमती कानून साजी रोकने में आपके ख्याल में अपोजिशन कामयाब हो पाएगी? जो आपने अभी क्लिप सुनाया, आप उससे अंदाजा लगा लें कि अपोजिशन कितनी यूनाइटेड है। चाहे आप बात करें पीपल्स पार्टी की या PMLN की, नो दे आर ऑन डाइवर्जिंग एक्सिस, वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं और इससे बड़ा क्लियर पता चलता है क्यों गवर्नमेंट ने एक जॉइंट सेशन बुलाया है और वो कामयाब होंगे कानून साजी में या नहीं होंगे। इसलिए जिस तरीके से आज कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बात कर रहे थे और इससे पहले आपके सामने जो PMLN की बात की जाती है, उनमें आपस में डिवाइड है। पीपल्स पार्टी और PMLN की बिल्कुल नहीं बनी, उनका PDM खत्म हो चुका है, PDM पीपल्स पार्टी के साथ था, ये उनके आज के अल्फाज हैं। तो जब ये जॉइंट सेशन होगा तो आप देख लें कि कितने लोग एब्सेंट होंगे या कितने लोग जो वोट हैं वो इसके कानून साजी के फेवर में करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी नज़र आ रही हैं। आपको सेनेट में, आपको याद होगा सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ था, हुकूमत के पास आई थिंक टूल थे, लेकिन हुकूमत को कोई गैर कानूनी बात नहीं करनी चाहिए। और आई थिंक अंदर अगर वो अपना जो लेकर आते हैं, बिल लेके आते हैं, उसमें लॉजिकल डिस्कशंस करते हैं और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में डिस्कशन है, तो आई एम श्योर के चाहे वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, दे शुड बी वोटिंग इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। डिपेंड ये करता है कि इन्होंने कैसी कानून साजी करनी है, क्या वहाँ पर डिस्कशन करनी है, क्या वहाँ पर ये उनको नाराज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, अपोजिशन की कैसी तकरीर होती है, उनको कितना टाइम दिया जाता है, ये देखने की बात है। आई फील के अल्टीमेटली जॉइंट सेशन में अगर गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई, जितने भी कानून लेकर साजी के लिए, तो लगता है कि शायद कामयाब हो जाए। डिपेंड ये करता है कि पीपल्स पार्टी की और PMLN की आपस में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो एक दूसरे को लेट डाउन करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर ये कामयाब हो जाते हैं, हुकूमत कानून नहीं कर सकती, तो फिर PDM में हो सकता है कि दोबारा जान भी पड़ जाए और उनकी तहरीक भी थोड़ी सी जोर पकड़ जाए। अभी तक PDM इज़ वेरी वीक। डिपेंड करता है कानून के बाद 11 नवंबर के बाद कि किस तरफ ये हाल जाता है।
कानून साजी होती है नहीं होती है, इसी से आइंदा का अमल हमें क्लियर हो जाएगा। सही जी। आमिर साहब, आपको क्या लगता है कानून साजी रोकने में कामयाब हो पाएगी इस वक्त मुश्तरका अपोजिशन ने जो फैसला किया है, और ख़ासतौर पर अगर अपोजिशन की बात की जाए पीपल्स पार्टी नून लीग की, आपको लग रहा है मुत्तहिद हैं, मिलकर जो चाह रहे हैं वो कर पाएंगे? अपोजिशन की बात कीजिएगा। दो सूरतें हैं, एक तो ये है दो सूरतें हैं जी जी, ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं होता ना पार्लिमानी बिजनेस का, वो असल में फिक्रेबाजी पे यकीन रखते हैं। इनको पार्लियामेंट का कुछ पता नहीं है, बात नहीं कर सकते। अभी पार्लियामेंट का यानी कौमी असम्बली का एक ऐवान जारी है, और उसमें एक मेंबर ने, अपोजिशन ने तहरीक पेश की कि जो बंदा एक पार्टी से लड़े वो साथ दूसरी से नहीं लड़ सकता। तो आपको अंदाज़ा होगा कि तमाम अपोजिशन ने 117 वोट लिए और तमाम हुकूमती अरकान ने 104 वोट लिए, और गवर्नमेंट को अभी डिफीट हुई कि वो तहरीक पेश हो सकती है, और वो पेश हो गई। और उसके बाद 2 बिलों पे गवर्नमेंट ने डिफेंड ही नहीं किया कि जी ठीक है पेश कर दें, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया। दूसरे मैं अब आपको बताऊं कि जो डोगर साहब हैं चीफ व्हिप, उन्होंने एक थोड़ी देर पहले मीटिंग बुलाई थी, उसमें मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जो बिल 30 आ रहे हैं प्रेजेंटेशन थी, वहाँ काफ लीग और MQM दोनों ने EVM पे कहा है कि जनाब मेहरबानी करें, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि ये काम कर सकेगा नहीं कर सकेगा, आप जल्दी में इस पे कानून साजी मत करें। ये तो है हुकूमती इत्तेहाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के एक ऐवान की सूरत हाल जो मैंने आपको गोशगुजार कर दी। अब कल प्राइम मिनिस्टर साहब लंच दे रहे हैं अपने इत्तेहादियों को, और शहबाज शरीफ तमाम अपोजिशन को डिनर दे रहे हैं जो पार्लिमानी हेड्स हैं। अच्छा है, प्रेशर में वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, लंच देने पे मजबूर हुए हैं और PM हाउस में दे रहे हैं, वरना तो वो सोशल मीडिया पे मजाक बना था कि वो क्रिकेटर्स को बुला के और कप अपने सामने रखा हुआ था। ये पुराना वतीरा है ना कुछ लोगों का कि ठीक है वो हमारे घर आए हैं मेहमान, तो मेरा कप बड़ा होगा और बाकी छोटा मोटा कप रख दिया साथ, एहसास दिलाने के लिए। यहाँ पे कप ही नहीं होता, अब रोटी देनी पड़ रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ जब इकट्ठी होती है गवर्नमेंट को पिस्सू पड़ जाते हैं, वो पड़ गए हैं। और अच्छी बात है कि हिज़्ब इख्तिलाफ अपना रोल प्ले करने पे तैयार हुई है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि शहबाज शरीफ अगर मुतहर्रिक हुए हैं और उन्होंने आज उस मुतहर्रिक होने का एक छोटा सा नतीजा नज़र आया। हाँ, अब खबर ये भी आ रही है कि कुछ ना कुछ प्रेशराइज करने का और कुछ हरबे इख्तियार करने का काम शुरू है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान परसों मुश्तरका इजलास में गैर हाजिर हो जाएं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। गवर्नमेंट के अपने इत्तेहादियों की सूरत हाल मैंने आपको बताई अभी कि डोगर की मीटिंग में उन्होंने कहा है कि इस पर नज़रसानी करें, लेकिन नज़रसानी बेसिकली हुकूमती जमात के जो इत्तेहादी जब बोलते हैं तो वो एक विश लिस्ट होती है जो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी होगी कि जी मैंने कितने फंड वादे किए थे, क्या क्या काम कहे थे जो मैंने रोके हुए हैं, तो कल मीटिंग से पहले वो करने भी होंगे। ये नहीं हो रहा कि वो उठ के बाहर चले जाएंगे, वो तो फिर बाहर जाने की सूरत तो फिर वो अदम एतमाद वाली कहानी खुद ब खुद हो जाएगी कि हुकूमत को एतमाद का वोट लेना पड़ जाए। अगर अकेली MQM साइड पर चली जाए, काफ लीग पंजाब से चली जाए तो एतमाद का वोट गुलजार साहब को लेना पड़ जाएगा। ये होते हैं इशारे कि जी जब हिज़्ब इख्तिलाफ मजबूत होती है, हुकूमती अरकान की नंबर बन जाते हैं, इत्तेहादियों के ज़्यादा बनते हैं। पाकिस्तान की सियासत इसी तरह है। हिज़्ब इख्तिलाफ अपना किरदार जिस मुश्किल में करती है वो फैसल साहब की जज्बाती पने से नहीं होता। ये सब लोगों को पता है कि वो कौन किस प्रेशर में, जब पहले सेनेट वाला भी था और कौमी असम्बली का भी था तो कहाँ कहाँ से कॉल्स गई थी और लोगों को घरों से गवर्नमेंट अरकान को बताया गया कि आप जहाँ छुपे हुए हमें पता है, तशरीफ़ ले आए। और वो उन लोगों ने आके हिज़्ब इख्तिलाफ को बताया कि हम वोट नहीं करना चाह रहे थे। तो आपको बात समझ आ गई है कि किस तरह हुकूमत होती है, किस तरह हिज़्ब इख्तिलाफ चलती है। अब ये मरहाइल कुछ थोड़े 10-15 दिन के बाद और चेंज होते हुए नज़र आएंगे और फिर सूरत हाल दिलचस्प होती नज़र आएगी। सही जी। आया साहब, आपके ख्याल में क्या सिचुएशन हो सकती है? और जब भी अहम कोई मामला होता है वैसे ऑपोजिशन बिखर जाती है, सेनेट इलेक्शन को अगर सामने रखें उस वक्त भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद नज़र आ रहा था पीपल्स पार्टी और नून लीग का। वो एक मिसाल दी जाती है कि वो देग अगर चेक करना हो ना वो पकाने वाले ने कि ये पक गई है नहीं, तो कहते हैं एक दाना वो निकाल के चखता है और उसको समझ आ जाती है कि जी दाना चूँकि पका हुआ है इसका मतलब पूरी देग पकी होगी। आज जो नेशनल असम्बली में हुआ है गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद तो मुझे यकीन करें नहीं लगता कि ये कानून साजी में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ज़ाहिर एफर्ट करनी चाहिए, इनको करेंगे भी। और ये बिल मज़े की बात ये है कि PMLN के रुकन ने पेश किया था और मुझे ऐसे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा सूट ही PTI को करता है, क्योंकि 7 साल दोबारा इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी का मतलब ये है कि जितने MNAs इस वक्त PTI के हैं
वो तो कोई भी नहीं लड़ सकेगा फिर इलेक्शन किसी और पार्टी की तरफ से, या तो मजबूरन पीटीआई के उस पर लड़ना पड़ेगा या आज़ाद जाएंगे या फिर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा बिल है मेरे हिसाब से। लेकिन जब आप इक़्तिदार में होते हैं ना तो फिर आपको ये समझ नहीं आ रही होती चीज़ें। वो जाहिर है चूँकि अपोजिशन की तरफ से बिल आया होता है तो ये तयशुदा होता है कि जी ये तो किसी सूरत पेश नहीं होने देना, और उस पर शिकस्त हो गई। और फिर अयाज सादिक साहब ने कह भी दिया कि जी हुकूमत अक्सरियत खो बैठी है, इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस्तीफ़े की डिमांड कुछ अरसे से शुरू हुई भी है। ये बेसिकली एक माहौल बन रहा होता है जब ये बार बार आप सुनेंगी ना अपोजिशन की तरफ से जी गवर्नमेंट इस्तीफ़ा दे, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे, तो इसका मतलब है कि वो प्रेशराइज करते जा रहे हैं। हाँ, जहाँ तक अपोजिशन की बात कर रही हैं आप, मुश्तरका अपोजिशन इत्तेहाद, ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि वो PMLN को सड़कों से उठा के वो पार्लियामेंट के अंदर लेके आई है। क्योंकि पीपल्स पार्टी शुरू से ये उसका मौक़िफ़ था कि हमें पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा मजबूत होकर इनसे लड़ना चाहिए, और अब PMLN उस पेज पे आ गई है। ज़ाहिर है जब शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हों तो उनकी ख्वाहिश तो यही होती है कि हम पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा लड़ें, पार्लियामेंट से बाहर कम लड़ें। मरियम की अलबत्ता मामला डिफरेंट है, वो बाहर ज़्यादा लड़ने पे, वो हैं भी बाहर, ज़ाहिर है पार्लियामेंट में हैं भी नहीं जी। तो शहबाज शरीफ के हाथ में पार्टी होती है तो फिर आपको ये मनाजर नज़र आ रहे होते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि फ़ोन्स अगर नहीं जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन सिर्फ फिर हुकूमती अरकान को नहीं जाते, अपोजिशन अरकान को भी जाया करते हैं। बिल्कुल कि हुकूमती अरकान को जाते हैं जी आप पेश हो जाएं, हाँ। और उनसे कहा जाता है कि आप पेश ना हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं, बहुत बड़ा इम्तहान है मेरे ख्याल में ये PTI के लिए और स्पेशली इमरान खान साहब के लिए कि अगर तो कामयाब हो गए तो मैं इसे बहुत बड़ी कामयाबी समझूं। सही जी। फैसल साहब, अच्छा, जिसको आप कह रही है ना मुश्तरका अपोजिशन, ये मुश्तरका अपोजिशन नहीं है, ये नए तौर पे जो है ना ये इनफरादी मफादात की काउंसिल है। जो अपोजिशन होती है उसका काम होता है हुकूमत को टफ टाइम देना। ये एक ऐसी अपोजिशन, मुश्तरका अपोजिशन है जो एक दूसरे को जो है वो डॉज देने में लगे रहते हैं, उस पर कामयाब भी हो जाते हैं। कभी किसी का पल्ला भारी हो जाता है, कभी किसी का पल्ला भारी हो जाता है। इस पूरे 3 साल में कोई एक ऐसा लम्हा आया कि जब ये महसूस हो कि अपोजिशन का जो है वो हुकूमत को एक टफ टाइम दे रही है या इसका पल्ला जो है हुकूमत पे जो है वो भारी है? कोई एक लम्हा, बिल्कुल भी ऐसा कोई लम्हा नहीं आया। लेकिन ये लम्हे जो है बार बार हमें नजर आए कि आप सदारती इलेक्शन से, वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट से ये सेनेट के इलेक्शन तक देख लें कि कहाँ अपोजिशन की कमजोरियां नजर आए। अब ये कहना तो बहुत आसान बात है ना कि टेलीफोन कॉल आई, उस पर जो अपोजिशन डर गई, वो टेलीफोन कॉल से डर गई या नहीं डर गई, तो अब अपोजिशन तो सहम गई ना, सहमी भी अपोजिशन तो कहलाएगी, चाहे वो टेलीफोन कॉल से डरी हो या बगैर टेलीफोन के जो है वो डर गई हो। तो हम भी यही कह रहे हैं, ये अपोजिशन है ये खौफजदा और एक सहमी भी अपोजिशन है। डरता वो है जिसके दिल में चोर होता है, तो जिसके दिल में चोर होता है उसके अंदर हक बात करने की ताकत नहीं होती। तो ये अपोजिशन के दिल में चोर है, जबकि तो डरते हैं। अब ये इसी अपोजिशन का मसला नहीं है। आमिर साहब जो इत्यादियों की बात कर रहे हैं ना, इत्यादि भी बेचारे वो टेलीफोन कॉल मैनेजमेंट ही है, उनको तो टेलीफोन कॉल करने की भी जरूरत नहीं, खाली मिस कॉल आएगी ना, मिस कॉल, वो उस पर जो है ना हुकूमत के साथ जो है ना जाके जो है ना वोट देकर आ जाएगी। उनको तो पूरी कॉल की भी जो है ना वो जरूरत नहीं है। लेकिन आप हुकूमत की इस वक्त इंतहा देखें, बिल्कुल जो फ्रांस से इंकलाब फ्रांस में हुआ था कि जो अवाम का लश्कर जब मलका के महल पे पहुंचा तो उसने पूछा क्यों ये शोर मचा रहे हैं, तो किसी ने कहा इनको रोटी नहीं मिल रही, तो बोले रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लें। इस वक्त इस कौम का इशू जो है वो नैप ऑर्डिनेंस है, इस वक्त इस कौम का इशू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है। इस वक्त इस पाकिस्तान में 22 करोड़ इंसान का, हर इंसान का, चाहे वो अमीर आदमी है चाहे वो गरीब आदमी है, उसका इशू जो है वो महंगाई है। ये महंगाई पे बात करने को तैयार नहीं है। ये महंगाई पे जो है अपोजिशन के साथ बैठ के या कोई मुश्तरका मौक़िफ़ लाने पे या कोई कानून साजी पे, कोई बिल लाने पर, कोई फैसला करने पे, कोई गौर करने पे तैयार नहीं है। ये आज भी जो बात कर रहे हैं तो अपने मफादात की बात कर रहे हैं, नहीं कि आप ये एक वो लावा है जो आम आदमी के जहन में पट रही है। ये लावा फटेगा तो ना इसको अपोजिशन की जरूरत है ना हुकूमत की जरूरत है। कुछ खुदा का खौफ करें, या हुकूमत को चलाने वालों को, एडवाइजरों को चाहिए इस वक्त इस कौम के जो इशू है उस पर तवज्जो दें कि लोगों के लिए जो है ना 2 वक्त का खाना जो है खाना मुश्किल हो गया। आदमी 1 वक्त का खाना खा रहा है तो उसको दूसरे वक्त के खाने की फिक्र हो जाती है, दूसरे वक्त का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये उस पर बात करने के बजाय जो हुकूमत जाने के बाद अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना है नैब से, उस पर जो है वो काम कर रहे हैं। 2023 का इलेक्शन कैसे जीतना है उस पर काम कर रहे हैं।
लेकिन आवाम को रिलीफ देने पे जो है ना हुकूमत काम करने को तैयार है ना अपोजिशन काम करने को तैयार है। इलियास साहब देखिए बिल्कुल सही बात है। जो असल एजेंडा था, जो असल मसला है आवाम का, महंगाई का मसला है, 22 करोड़ आवाम का। इस वक्त वो जो तबका है कि जैसे कहा जाता है कि जो गरीब तबका था वो तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब तो मिडल तबका जो है वो गरीब तबके में शुमार किया जाता है। महंगाई जो बेरोज़गारी और महंगाई की जो शरह वो बढ़ने से गुर्बत की शरह बढ़ी, तो ये इशू एक खड़ा कर दिया बिल पास करवाने के लिए। ज़ाहिर है अपोजिशन ने बाहर भी टफ़ टाइम देना था, अब इनको ऐवान के अंदर भी टफ़ टाइम मिलेगा। ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च भी शुरू होंगे, इसके रैलियाँ भी इनके ख़िलाफ़ शुरू होंगे महंगाई के, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए एक टफ़ टाइम आ गया। गवर्नमेंट जो समझती थी कि बीच में एक रिलीफ मिल गया, तो अब गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। बल्कि अब जैसे आमिर साहब बता रहे थे कि इत्तेहादी भी उनको कह रहे हैं कि इन बिलों में हमें एतमाद में लिया जाए। ज़ाहिर है एतमाद में लिया जाएगा बिलों में अपोजिशन को, गवर्नमेंट को, तो फिर जाके ये बिल पास होंगे, वरना ऐवान में हंगामा राई के अलावा कुछ नहीं होगा और लोगों को एक तमाशा देखने को मिलेगा कि जी लोग एक दूसरे पर फिक्रे कसेंगे और ऐवान में एक धींगा मुश्ती होगी जो ऐवान के अंदर। बाकी तो ये सूरत हाल है कि इनको चाहिए था गवर्नमेंट को पहले महंगाई के लिए कुछ करें, बजाय कि अपने ये ना करें कि अपने आइंदा साल के इलेक्शन 2023 के लिए इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं कि जी अपनी किस तरह दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। तो ये अगर महंगाई का जब तक इशू रहेगा, ये इक़्तिदार में आने की वाली बातें भूल जाएं, क्योंकि आवाम की जानब से भी उनको टफ टाइम दिया जाएगा। आज ही देखें बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको चीज़ें एड्रेस करने से पहले ये ऐवान में जो बिल लेके जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बिल हैं, बिल्कुल वो असम्बली की कार्रवाई है, ऐवान की कार्रवाई है, उसके मुताबिक उसको लेना है। लेकिन अपोजिशन का काम है कि वो देखे कि अगर बिल ठीक हैं तो उनके मुताबिक उन पर काम करे। ज़ाहिर है इत्तेहादियों ने भी इस टाइम अपना उन्होंने करना है, जो भी उनके गवर्नमेंट के साथ हैं, तो चलो इनकी इज्जत हुई, अब उनको लंच पर बुला लिया, इशाइये पर बुला लिया, उनकी इज्जत होती है इन मौक़ों पर। बजट के या बिल पास करवाने के वक्त ही होती है। तो उसके बाद ये उनको चाहिए कि गवर्नमेंट को भी सीधे रास्ते पर लाने पर, ट्रैक पर लाने की कोशिश करें कि अवाम को रिलीफ दें, ताकि अवाम को ये ना कि अपने इलेक्शन के लिए रिलीफ बनाने की कोशिश करें। इसको सीधा होना पड़ेगा। आगे भी चलकर बात करते हैं कि अवाम को रिलीफ क्यों नहीं देना नहीं चाहती या क्या इश्यूज हैं गवर्नमेंट के साथ, कोई स्ट्रेटजी का मामला है। बहरहाल जी गवर्नमेंट कामयाब अगर हो जाती है तो जिस तरह याद साहब कह रहे थे कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, अफगान इंसानी बहरान पर परेशान हुकूमत अपनी अवाम की कब फिक्र करेगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। काबीना ने आज एक खसूसी फंड कायम करने का फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान के लोग मदद कर सकेंगे बराह रास्त अफगानिस्तान के लोगों की। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए वहाँ पे बच्चों को बेचा जा रहा है सिर्फ आटे के लिए, चावल के लिए, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और दुनिया को भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमने जो आज फैसले किए हैं उनमें एक तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हम चावल और गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को भिजवा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी तजारत में जो टैक्सेस थे वो हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू होल्ड एन OIC Foreign Affairs Foreign Ministries Conference in Islamabad that is likely to be held next month, where we will appeal to the Muslim Ummah to come together and help people of Afghanistan. नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने ग़िज़ाई किल्लत से अफ़गानिस्तान में बड़ा इंसानी बहरान पैदा होने का ख़दशा ज़ाहिर किया, जिस पर बतौर हमसाया मुल्क प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को सख्त तशवीश लाहक हो गई और उन्होंने एक बार फिर अफ़गानिस्तान की मदद के लिए आलमी बरादरी से अपील की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह बताया है कि अफ़गानिस्तान ग़िज़ाई किल्लत से 8 बच्चे अफ़गानिस्तान में जाँ बहक हो चुके हैं। अफ़गान भाइयों की मदद के लिए वाफर मिकदार में गंदम और चावल भेजने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने अवाम से ये दरख्वास्त की है कि अफ़गानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत से निमटने के लिए ख़ुसूसी फ़ंड्स कायम किए हैं और उसमें आप ज़ाहिर है अपनी जो भी एहतियात है वो जमा करा सकते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हमसाया मुल्क होने और इंसानी हमदर्दी के नाते हमें अफ़गानिस्तान की मदद करनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट जितने अफ़गानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत और इंसानी बहरान पर परेशान है, उतने अपने मुल्क और आवाम के बारे में परेशान नज़र नहीं आते। आवाम बढ़ती महंगाई से खुदकुशियों पर मजबूर है।
गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया ख़ोरोनोश की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। खाने पीने की हर चीज़ कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। चीनी, दूध, आटा, पेट्रोल समेत कई अशिया ज़रूरियाँ महंगी हो चुकी हैं, जबकि एक हफ्ते में दूसरी मरतबा बिजली की कीमत में मज़ीद 2 रुपये 52 पैसे इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं है, फ़र्ज़ भी बनता है, हमसाया है, अगर वहाँ कोई ऐसी परेशानी है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, गरीब के पास ये कहना तो अब दूर की बात है कि 2 वक्त की रोटी नहीं है, 1 वक्त की भी रोटी नहीं है। आपके ख्याल में अफगान इंसानी बहरान पर गवर्नमेंट इतनी परेशान है, अपनी आवाम के लिए आपको लगता है कि कोई स्ट्रेटजी बनाएगी, कोई फिक्र करेगी? रियासत मदीना के वाली ने अपने वज़ीर इत्तलात के ज़रिए जो गेम डाली है ना, मुझे तो शक कुछ और हो रहा है। हम तो मुतालबे कर रहे हैं ना, तनख्वाहें बढ़ाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। ये जब बैंक अकाउंट खुलता है ना, हमारी जेबों से पैसे चले जाते हैं। पेंशनर भी तैयार हो जाएं और मुलाजमीन जो तनख्वाहें ले रहे हैं ना, ये सब रज़ाकाराना फेंटी खाएंगे फिर कि जी सब ने इतनी इतनी दे दी तनख्वाह में से हिस्सा। अगले महीने तो तनख्वाह समझे कि कम हो गई। अब आ जाए मुस्लिम उम्मा पे, भाई आप अगले महीने ओआईसी की मीटिंग क्यों बुला रहे हैं? आप बुलाएं अभी रात को, सारों को इकट्ठा कर लें, वर्चुअल मीटिंग करें ना भाई। यहाँ पे जो खर्चा करना है बुला के गाड़ियों पे जो आप बेच चुके और नहीं ले चुके, तो ये कहानियाँ और ड्रामे बंद करें। अफगानिस्तान को तो हम पाल रहे हैं शुरू दिन से, और जितने बड़े ठेकेदार हैं वो अफगानिस्तान के नाम पे हैं, क्योंकि स्मगल भी वही करते हैं। टेंडर भी इस मुल्क से, चीनी की एक्सपोर्ट सरकारी सतह पे जब हुई है वो अफगानिस्तान के नाम पे हुई, और यार दोस्तों ने सरकारी खजाने से हर दौर में माल उठाया। तो भाई ये क्या गेम है? यहाँ हम अपनी पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए तो कोई प्रोग्राम बना नहीं सकते कि यहाँ ग़िज़ा पूरी नहीं हो रही, और बदकिस्मती है, बददुआई गवर्नमेंट है। ये क्या चक्कर है कि जब किसी चीज़ की क्रशिंग का सीज़न आता है, यहाँ डकैती अरबों रुपए की शुरू हो जाती है, दिहाड़ी लगती है। अब गन्ना आ रहा है तो चीनी कहाँ चलेगी? गंदम की फसल आनी है तो जनाब अफगानिस्तान को लिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं। भैया आपके पास कौन सा गल्ला देना अपने अवाम को? ये जो ड्रामेबाजी रोज़ाना करते हैं हमारे साथ, ये आप हर आदमी को खाना फ्री फ्राहम कर देना। ये जो एक दाल शोरबे के ऊपर चक्कर लगा के सानिया नश्तर भी घूम फिर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी घूमते हैं, वहां कितने लोग जाते हैं? आप दें अच्छी सही, जो हम बार बार बात करते हैं, सब्सिडी देनी है तो अपने किसान को दें, आपने रियायत देनी है तो यहाँ के लोगों को पहले दें, और आपके पास इतने बड़े बड़े एटीएम्स हैं उनसे इकट्ठा करें। ये इस्लामाबाद आते जाते रहते हैं कि लगाओ पैसे, यहाँ पे सामने लाओ पैसा और हम इनसे खरीद के अफगानिस्तान भेज देंगे। ये जो इमदादी अपील का ड्रामा है, ये तो हमारी जेब से पैसे निकालने के लिए है। खुदा का खौफ करें प्राइम मिनिस्टर साहब, ये कौन लोग हैं आपके साथ? आप चंदा इकट्ठा करते रहे, बिल्कुल ठीक है, शौकत खानम के लिए अब भी लोग दे रहे हैं कि वो एक और काज है। मतलब अब इस काम से बाहर आ जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ दें लोगों को बजाय लेने के। देख लें कि कितनी दफ़ा ये अपील कर चुके हैं, वो सारे लोगों की तनख्वाहों से पैसे कट जाते हैं कि जी वो चूंकि हमने मुस्लिम उम्मा, अखुवत, भाईचारा हमारे तो गले पड़ा हुआ है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, अपना घर चलता नहीं। ठीक है, वो मिसालें मौजूद हैं कि सहाबा कराम अपना पानी दूसरे को दे देते थे, लेकिन यहाँ पहले पाकिस्तान है ना, तो पहले यहाँ पूरा कर लें और दूसरों को भी ज़रूर भेजें। कब कहते हैं ना भेजें? बिल्कुल सही जी। आया साहब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। क्या दर्द है प्राइम मिनिस्टर साहब के दिल में अफ़गान अवाम के लिए। वही दर्द मुझे फवाद चौधरी साहब की उसमें भी गुफ्तगू में भी नज़र आया कि वो मुश्किल में है, उनको मुश्किल में नहीं देख सकते। चावल भी देंगे, गंदम भी देंगे और मुफ्त में दे देंगे। टैक्सेस ख़त्म कर दिए वो सारे, उस पर तिजारत पे बहुत अच्छी बात है, मतलब सैल्यूट करने को दिल करता है। लेकिन जब यहाँ कोई सब्सिडी देने की बात होती है, चीज़ सस्ती करने की बात होती है, तो वहाँ हमें हमारे लिए सुनते हैं कि IMF का डंडा कि जी वो IMF चूँकि नहीं चाह रही कि कुछ चीज़ें सस्ती हों, वो जो पहले भी कुछ छूट दी हुई थी टैक्सों में वो भी कह रहे हैं बढ़ाई जाओ, बिजली भी महंगी करते जाओ, डॉलर वैसे ही फ्री फॉल है, वो जब मर्जी दिल करता है जितना मर्जी बढ़ जाता है। वो एक सऊदी अरब से कोई वो 1 अरब डॉलर की तसल्ली हुई थी तो थोड़ा सा उसको शर्म आई थी डॉलर को, वो फिर बेशक गया, फिर वो छलांगे मारता हुआ वो भागना शुरू हो गया ऊपर। और क्या मतलब यार, इससे अच्छी हुकूमत आपको मिल सकती है कि जिसे हमसायों का इतना ख्याल हो, क्योंकि हुकूक बहुत है ना हमसायों के। अपने घर में फाके हों, लोग खुदकुशियाँ कर लें, मर जाएं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी भी दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ें हमारे पास हैं।
और जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं वो हम खाना क्यों नहीं छोड़ देते? मतलब 2 रोटी की बजाय एक मिनिस्टर ने कहा था कि ये 1 रोटी क्यों नहीं खाते, 2 शहद की बोतलों के बजाय 1 शहद की बोतल क्यों नहीं पी लेते? तो ये इस मतलब माइंड सोच के लोग, इस माइंड सेट के लोग जब आप पे हुक्मरान हो तो उनसे यही तवक्को की जा सकती है। और जिस तरफ आमिर इशारा कर रहे हैं, अल्लाह ना करे, लोग पहले ही बड़ी मुश्किल में हैं। अगर वो तो डाका डालने वाली बात होगी उनकी तनख्वाहों पे, अगर ये गवर्नमेंट को इस तरह की हरकत करेगी तो खुदारा ये ना करें, बिल्कुल उनकी मदद करें। हम तहे दिल से आपके साथ हैं, लेकिन अपने लोगों को मार के मदद ना करें किसी की, उनको भी जिंदा रहने का हक दे दें खुदा के लिए। जी फैसल साहब। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आपकी बात से इख्तिलाफ करूंगा। जो आपने कहा ना कि पड़ोसी की हैसियत से हम पर फर्ज है, हम पर कोई फर्ज नहीं है। शरई एतबार से, इखलाकी एतबार से या हुकूकुल इबाद के एतबार से हम तो खुद जो है वो कशकोल लेके दुनिया भर में घूम रहे हैं। अगर हम उनकी मदद भी करेंगे तो जब मांग कर लेकर आए ना उसी में से देंगे, तो कौन सा हम पे जो है वो फर्ज हो गया? हमारे तो लोग जो फर्ज उसी सूरत में है ना कि आपका घर भरा हुआ है, आप खा रहे हैं तो आप हमसाये की मदद करें, फर्ज है, आप उसको भूखा नहीं छोड़ सकते। मेरी पूरी लाइन का ये मतलब था। नहीं ठीक है आपकी बात, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस वक्त जिस हालात से पाकिस्तानी कौम गुजर रही है और जिस हालत से पाकिस्तानी हुकूमत गुजर रही है कि पूरी दुनिया में वो कशकोल लेके घूम रही है, और बहुत सारे मुल्कों में कशकोल लेके जाते हैं और खाली कशकोल लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं अभी तुम्हें पहले तो दिया था, अभी उसका तो हिसाब करो, बाद में आना। बिल्कुल एक झाड़ कैसे ना फकीर को झाड़ दिया जाता है, चल भाई निकलो यहाँ से, वही असर जो है हमारे हुक्मरानों का दुनिया के मालिक कर रहे हैं। हम बोल रहे कि हम आपकी मदद करेंगे। भाई इस वक्त तो हमें अपना, हमारे लोगों का, अपनी कौम का है ना पेट खाली है। अफगान जो है हमारे जो भाई हैं, अभी हम हर बार मुस्लिम उम्मा का जो चूरन है हम इतना फरोग करते हैं, तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जिनके पास कई सदियों की दौलत मौजूद है। अगर उनके कई सदियों तक भी कोई आमद नहीं, उनके इतने वसाइल हैं, वो अपनी वसाइल का अगर 1% भी दे दे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्कों की जो है ना गुर्बत खत्म हो जाए। ले उनसे, वो दे, मदद करें। ये मुस्लिम उम्मा का जो है वो सारा ठेका पाकिस्तान ने उठा रखा है और बिलावजह में उठा रखा है। हम पे जब बुरा वक्त आता है तो कोई भी मुस्लिम उम्मा में हमारे साथ खड़ा नहीं होता, बल्कि हमारे दुश्मन मुल्क भारत के साथ जाके मुस्लिम उम्मा खड़ी हो जाती है। उस पर किसी को मुस्लिम उम्मा नजर नहीं आती। हम ही मुस्लिम उम्मा का ये चूरन कब तक ये बेचते रहेंगे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान के झंडों को यही तालिबान की हुकूमत के आने के बाद जो है ना फाड़ा जा रहा है। आखिर ये कोई एक स्कूल के बच्चे से भी पूछेंगे ना कि अफगानिस्तान की हुकूमत या वहां के लोग आपके दोस्त हैं या दुश्मन है, वो भी बेसाख्ता बोलेगा कि वो आपके दोस्त नहीं है। हम जो है उनको बिलावजह उनको अपना दोस्त भी समझते हैं, उनका बड़ा भाई भी समझते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। इंसानी बुनियादों पे मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले आप अपने 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 बच्चों को है ना खाना खिला दें। आपके अपने बच्चे जो है ना वो भूख से जो है ना वो तड़प रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास पेट में खाना नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली का बिल आता है, लोग कर्जा देके बिजली का बिल देते हैं। ऐसे ही है। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, दुआ बात यह है कि इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट and I don't support the government. I'm talking just as a citizen of Pakistan. बात ये कि we must understand हमारे अपने मसाइल बिल्कुल ठीक हैं, कोई डाउट नहीं है, गवर्नेंस की कमजोरी है। गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में एहसास भी है, एंड दे आर ट्राइंग के जो कुछ कर सकें, सब्सिडी दे रहे हैं और देंगे। मेरे ख्याल में अगले साल बजट से पहले ये और लेकर लाएंगे जो मुझे लगता है, ताकि आवाम को जो भी रिलीफ दे सकते हैं दे सकें। लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन को हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए अफगानिस्तान कितना अहम है। इस खास तौर पर मौके के ऊपर आपके सामने टीटीपी को उन्होंने कन्विंस किया और उसको मजबूर किया कि पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। देन अगर अफगानिस्तान में पीस होता है, अगर वहाँ हालात ख़राब होते हैं, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इंतशार पैदा हो जाता है, तो उससे देखें कि हमें क्या नुकसान होगा। वहाँ पर अलकायदा भी और ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर दाइश खरसानी ग्रुप बहुत ज़्यादा आगे आ जाएगा। फिर वही चीज़ें, अब इंडियन को वहाँ मौका मिलेगा घुसने का। हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी नहीं हो सकेगी, हमारा बलूचिस्तान में प्रॉब्लम होगी, हमारा सीपैक मनसूबा डिले होगा जो अभी चांद बनने के ठीक हो जाएगा। ये वजूहात है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारी अफगान गवर्नमेंट के साथ हालात भी ठीक रहें और एक्चुअली इंसानी हमदर्दी में अगर हम देखें बात दुरुस्त है। ये तमाम मफादात को मद्देनजर रखते हुए
मदद करनी चाहिए, लेकिन बात तो वही है ना, सब्सिडी दे के भी वापस ले लेते हैं, और सब्सिडी कितनी देते हैं, कितना गुजारा होता है, जिस कदर महंगाई है। हम तो ये कह रहे हैं कि अपने लोगों की तो थोड़ी सी फिक्र कर लें। वो दर्द जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए, उससे आधा दर्द अगर अपने लोगों के लिए कर लेंगे, कोई स्ट्रेटजी बना देंगे, तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है। देखें, बिल्कुल हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि पहले अभी आपके पास जो ज़र मुबादला बहुत बढ़ गए, पहले 5 बिलियन डॉलर रह गए थे। ये हुकूमत के लिए बड़ा आसान है कि वो 1-2 बिलियन, देखिए यही तो पहले होता था। आप अगर वो 2-3 बिलियन डॉलर लाके अवाम में दे देते हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम एक और फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लान पे चल रही है। दिस इज व्हाट इज मेरी पर्सनल ओपिनियन। लेकिन कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम कम फर्स्ट, पाकिस्तान की अवाम के रिलीफ कम फर्स्ट, इस पे कोई डाउट नहीं है। हुकूमत को इसके ऊपर 100% जोर देना चाहिए। आप तो सबसे एंड पे ले आए। अच्छी सोच है गवर्नमेंट की कि जी हमसायों की मदद, सारी दुनिया के मसाइल हल करके पाकिस्तानी अवाम, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, वो हमेशा से हमारी, तो वो हमें हमसाये का हक इस्लाम में बहुत है, ये वजह। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए पहले देखना चाहिए कि हमारे पास भी कुछ है कि नहीं। हम तो कुछ कोल उठाए सारी दुनिया में फिर रहे हैं कि हमें कोई दे दे ताकि हमारे कुछ दिन अच्छे गुजर जाएं। IMF के पास गए थे, उन्होंने इस दफ़ा तो अभी तक कुछ नहीं दिया, ना कर्जा दिया ना कुछ, जिसके लिए हमें सऊदीया जाना पड़ा। तो यही सूरत हाल है। हमारी अपनी इकॉनमी ठीक नहीं, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास अपने खाने को चीनी नहीं मिल रही, मिल भी रही है तो 150 रुपये की मिल रही है, आटा नहीं मिल रहा। इसी तरह घी वगैरह सारी चीज़ें महंगी कर दी हैं। तो उधर फिक्र पैदा हो गई कि उधर जी चीज़ें नहीं हैं, तो ठीक है उनको दें, लेकिन अमेरिका को भी जाना चाहिए था ना, कि सोचना चाहिए था कि वहाँ से जब जा रहा था तो उधर चीज़ें देखे जाता लोगों के, जहाँ वो चैम्पियन बनते हैं कि ह्यूमन राइट्स के, तो उधर देखें ना कि उनको राइट्स देके चीज़ें देखे जाते हैं। अवाम उधर भूखी मरने लग गई है, ना उनके पास कोई रिजर्व है ना कोई चीज़ है। जाती दफ़ा तो वो हर चीज़ ले गए उधर से। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की बिल्कुल अच्छी सोच है, लेकिन पाकिस्तान की इनको चाहिए कि दूसरे मुल्कों को कहें कि इनकी मदद करें, हमारी भी करें, इनकी भी करें, ताकि दोनों के ना खजाने भरे। ये वैसे आइडिया है इलियास साहब का बड़ा अच्छा है कि उनसे कहें कि यार असी भी मुश्किल चा अफगानिस्तान भी सानू दो ताकि अद्धा असी अफगानिस्तान दइए और बाकी अपने लोगों को खर्च। वेरी गुड आइडिया, रिलीफ मिल सके। अब तो सऊदी अरब ने जो 3 अरब डॉलर दिया वो भी तो 3% सूद पे ही है जनाब। बिल्कुल उसका अदा करना मदद पड़ेगा। एक बात करना चाह रहा हूँ मैं। जी 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 फैसल साहब, दुआ एक इलियास साहब का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भीख मांगने की बहुत एक्सपर्टीज है, तो ये जब भी जाए 2 कशकोल लेके जाए, एक अपने लिए और एक अफगानिस्तान के लिए। सर इनकी आवाज में असर है, वो तो हमें देखते ही समझ जाते हैं आगे लेने वास्ते। ठीक है, ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल है हमारा, डेंगू बेकाबू, हुकूमत बर वक्त इकदाम में नाकाम क्यों है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, डेंगू ने मुल्क भर में अपने पर फैला लिए। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो गया है। पंजाब में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद तकरीबन 20,000 तक पहुँच गई है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 8,000 से तजावज़ कर गई है। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। डेंगू के हमले बढ़ते ही मुल्क भर में डेंगू की मेडिसिन नायाब हो गई है। गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि मुतलका मेडिसिन फराहम की जा रही है, ताहम मेडिकल स्टोर्स पर ताहाल मेडिसिन नहीं मिल रही। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल है, आया साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। डेंगू बेकाबू, दवाएँ नायाब हो गई हैं, गालिबन एक किस्सा आप भी सुना रहे थे कि मेडिकल स्टोर्स पर दवाएँ नहीं हैं। आपके ख्याल में बर वक्त इकदाम में नाकाम क्यों नज़र आ रही है गवर्नमेंट? एक तो ये कि वो मैं पैनाडोल CF मांगी मैंने उससे ना मेडिकल स्टोर से, कहते हैं यार पैनाडोल नहीं है, CF कहाँ से ढूंढ रहे हो भाई। खैर वो बात तो हो गई। अब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और हुकूमत जाने वो क्या कर रही है, KP की इंतज़ामिया और हुकूमत जाने, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पंजाब में अलबत्ता डेंगू ख़त्म हो रहा है, आपको ये मैं खुशखबरी सुना दूँ। उसकी वजह यह है कि उस्मान बुज़दार साहब उम्रे पे तशरीफ़ ले गए हुए हैं, वहाँ पे वो गिड़गड़ा के दुआएं मांग रहे हैं। अच्छा, मैं वाकई आपकी बात बड़े गौर से सुन रही थी कि कोई स्ट्रेटजी आ गई है जो मेरे नॉलेज में नहीं। उससे अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? वो गिड़गड़ा के दुआएं मांगेंगे और मच्छर नापैद हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा और इंशाल्लाह हम डेंगू से फ्री हो जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन न लें, उस्मान बुज़दार पे एतमाद कायम रखें। चलें, उस्मान बुज़दार जिंदाबाद। ब्रिगेडियर साहब,
देखें, ये टोटल फेलियर है रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स की कि इनको पता था कि सीजन में डेंगू आता है, वाफर मकदार में मेडिसिन होनी चाहिए थी, हिफाजती तदाबीर होनी चाहिए थी, स्प्रे करना चाहिए था और मीडिया के थ्रू आवाम को आगाही देनी चाहिए थी। सब चीज़ों में नाकाम रहे हैं। आई विश के इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कोई ऐसा एक्शन लें, कोई हेड रोल करने चाहिए, चाहे आपके डीजी हेल्थ हो या या हेल्थ मिनिस्टर हो या मर्ज बढ़ जाएगा ब्रिगेडियर साहब, एक्शन ना खुदा के लिए। देखिए, अगर नहीं होगा तो फिर हर दफा क्यों नहीं किया गया अरेंजमेंट? हेल्थ मिनिस्टर वो आपने सुना नहीं, मर्ज बढ़ता गया जून दवा की। तो ये जब तक ये सख्ती नहीं हो के हल नहीं निकलेगा। आमिर साहब। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत इसमें शामिल है, KP शामिल है, पंजाब शामिल है, ये सारे वज़ीर आज़म के तहत हैं। और वो डेंगी बरादरान के ऊपर जो डेंगे इमरान खान साहब मारा करते थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मच्छर मार रहे थे, ये वो कत्ल हैं जो सरकार की गफलत से हुए हैं, ये अमवात नहीं है। ये किसके हाथ पे इसका लहू निशान ढूंढें आप, क्योंकि ये सब चीज़ें, इलाज मौजूद था, टाइम मौजूद है। और याद होगा पहले साल कहा गया था मच्छर है कोई बात नहीं है, सर्दी आएगी मर जाएगा। तो सर्दी आ रही है, तेज़ आ रहा है, वो वक्त के साथ जा रहा है, बंदों को लेके जा रहा है। हुकूमत के ऊपर वो ज़मी जुम्मद न जुम्मद गुल मोहम्मद वाली कहानी है। यहाँ पे कार्ड बेचे जा रहे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यहाँ सबको दूध शहद की नहर मिल रही है, 7 लाख और 10 लाख का कार्ड है। अल्लाह के बंदो, तुम उसमें से पैसे काट के ये दवाइयाँ पहले कर लो। हसान खावर साहब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, बड़े शुस्ता लहजे में बोलते हैं। मैं हैरान था, उनका एक मैंने ट्वीट देखा, शायद वीडियो भी थी साथ, वो फरमा रहे थे कि हमने ना वो लाहौर में जो आजकल आप फेस कर रहे हैं धुंध से पहले फोग, उससे बचाने के लिए वो 2 नंबर काम नहीं किया जो पहले वो कर दिया करते थे जी, स्प्रे कराते थे। भाई आपसे इलाज तो होता नहीं, तो कम से कम झूठी बातें तो ना करें, सही बात करें कि आपके पास ना अहलियत है, ना आप पैसे रखते हैं और पैसे खाए जा रहे हैं। ये पैसे खाए गए हैं और इनके कत्ल बनते हैं पर्चों। जी फैसल साहब। देखिए, बहुत आसान सी बात है, कोरोना तो नजर नहीं आता था इसलिए फैल रहा था, मच्छर तो पता फैलता है, मच्छर को मार दे। अभी आमिर साहब ये कह रहे हैं कि जो वफाकी इदारे हैं वहाँ वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है और जो इलाके हैं वहाँ वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, और जो सूबाई हुकूमत के मातहत इदारे वहाँ जो है सूबाई हुकूमत, इसलिए मच्छर नहीं मर रहा। अगर इस मुल्क के अंदर बल्दियाती निज़ाम होता, मच्छर मारना है जो काउंसलर की जिम्मेदारी होती, तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। लेकिन कोई मुंतकी जो है मसले को हल करना नहीं करनी। फैसल साहब, इलियास साहब आपसे माजरत क्योंकि वक्त मेरे पास हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिएगा।